वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉपर एकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो कराया जाएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वह है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का जो नाम है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम जो है आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और आपके बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा, इसके बाहर से जो है नहीं पूछा जाएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि रॉबर्ट आवेन कहाँ का निवासी था, यानी रॉबर्ट आवेन जो था वह कहाँ के रहने वाला था। आपका ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया। तो ये रॉबर्ट आवेन जो था वह निवासी जो था वह ब्रिटेन का था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ब्रिटेन का। रॉबर्ट आवेन जो था आपका ब्रिटेन का निवासी था, इसलिए उसका आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, यंग इटली का स्थापना जो है 1831 में किया गया था। यंग इटली 1831। यंग इटली का जो स्थापना हुआ था वह 1831 में हुआ था। यंग इटली का स्थापना 1831 में किसके द्वारा किया गया था, तो मेजनी द्वारा। किसके द्वारा, मेजनी द्वारा। और यंग यूरोप का स्थापना, यंग यूरोप का स्थापना 1834 में हुआ था। किसके द्वारा, ये भी मेजनी द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो आपका ऑप्शन जो इसमें जितना भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है कोई भी 1834 नहीं दिया गया है। आप लोग इसे जो है याद रखिएगा केवल कि यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ था 1834 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो मेजनी द्वारा। 1834 में किसके द्वारा, तो मेजनी द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 नंबर है और वह है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था या किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वह मेजनी है। और कब किया था, तो 1831 में किया था। कब किया था, तो 1831 में किया था। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 नंबर है और वह है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यानी यंग यूरोप जो संस्था था उसके संस्थापक, उसके स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था। तो ये जो था मेजनी ही था। कब किया था, तो 1834 में। 1834 में कौन किया था, तो मेजनी। याद रखिएगा, यंग इटली या यंग यूरोप पूछेगा ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो मेजनी द्वारा। यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप जो हुआ था आपका 1834 में मेजनी द्वारा। एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपके 5 नंबर है और वह है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, यानी इटली में जो है राष्ट्रवाद के जन्म जो प्रचार करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था। ऑप्शन ए में है आपका मेटरनिक, ऑप्शन बी में है मेजनी और ऑप्शन सी में है नेपोलियन और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। तो यूरोप में जो है या इटली में जो है राष्ट्रवाद को प्रचार या जन्मदाता जो था व्यक्ति वो जो था आपका नेपोलियन था। क्योंकि नेपोलियन जो था सबसे पहले जो था यूरोप में जो है राष्ट्रवाद को जो है सबसे ज्यादा फैलाने में जो था वह नेपोलियन का योगदान था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, नेपोलियन। इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता जो है वह नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 नंबर यानी 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में नेपोलियन और ऑप्शन सी में मेटरनिक और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी। आपसे पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वह मेजनी को कहा जाता है, मेजनी को। ये आपका इटली के एकीकरण का मसीहा जो कहा जाता है वह मेजनी को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो वह गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को और ये इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है,
तो गैरिबाल्डी को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, तो मेजनी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है और वह पूछा जा रहा है आपसे कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तलवार पूछा गया है, तो तलवार कौन था, गैरिबाल्डी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर है, और वह है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 में ये पूछा गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी जो है वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में आपका दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन सी में यूरोप, और ऑप्शन डी में पश्चिमी एशिया। तो ये जो है इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में जो है यूरोप महादेश अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर है, यानी 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी जर्मनी के एकीकरण करने में जो था कौन सा व्यक्ति जो था वह सबसे ज्यादा उसका योगदान था। आपका ऑप्शन ए में है काउंट कोबुर, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, और ऑप्शन सी में है गैरिबाल्डी, और ऑप्शन डी में आपका मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो कौन था, बिस्मार्क था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, यानी जर्मनी के एकीकरण करने में जो है सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो बिस्मार्क का था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध जो है कौन सा देश था, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन सा देश था, तो उसके विरोध जो था वह कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑस्ट्रिया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑस्ट्रिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर है, और वह है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है, इटली के एकीकरण करने में जो है कौन सा व्यक्ति जो था उसका योगदान नहीं था, या किसका योगदान नहीं था, या संबंध नहीं था, रिलेशन नहीं है। ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, ऑप्शन बी में है मेजनी, और ऑप्शन सी में है काबूल, और ऑप्शन डी में है आपका गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण करने में 3 व्यक्तियों का जो है सबसे ज्यादा योगदान था, कौन कौन, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट कबूल। लेकिन बिस्मार्क जो था उसका योगदान इटली के एकीकरण करने में जो था नहीं था, वह उसका एकीकरण में जो है नहीं योगदान था, योगदान जो था आपका वह जर्मनी के एकीकरण करने में था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था, तो बिस्मार्क का जो था वह संबंध नहीं था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 नंबर है, और वह है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए में प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी में निरंकुश शासन, और ऑप्शन सी में गिरफ्तारी पत्र, और ऑप्शन डी में है मनसबदारी प्रथा। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख जो कारण था वह था निरंकुश शासन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 नंबर है, वह है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में नेपोलियन को, ऑप्शन बी में वॉल्टियर को, और ऑप्शन सी में दिदरो को, और ऑप्शन डी में रूसो को। तो फ्रांस की क्रांति का जो है अग्रदूत कहा जाता है वह रूसो को कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रूसो को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर है, और वह है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी। आपका ऑप्शन ए में है व्यवस्थापिका सभा, ऑप्शन बी में संविधान सभा, और ऑप्शन सी में नेशनल कन्वेंशन, और ऑप्शन डी में है डायरेक्टरी। ये जो है फ्रांस में जो है मानव अधिकार और नागरिक का जो अधिकार का जो घोषणा हुआ था वो आपका संविधान सभा में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, संविधान सभा में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामंतवाद का जो है अंत कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए में 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, ऑप्शन बी में 18 नवंबर 1789 को, और ऑप्शन सी में 24 सितंबर 1789 को, और ऑप्शन डी में 21 मई 1789 को। तो फ्रांस में जो है सामंतवाद का जो अंत हुआ था वह हुआ था आपका 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है और वह है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए में हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी में आर्लिया वंश, और ऑप्शन सी में बुर्बो वंश, और ऑप्शन डी में जारशाही वंश, बुर्बो वंश। फ्रांस में जो है किस शासक वंश की स्थापना जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था बुर्बो वंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर है, और वह है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन ए में यूनान को, ऑप्शन बी में जर्मनी को, और ऑप्शन सी में इटली को, और ऑप्शन डी में आपका ब्रिटेन को। ये जो है यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है यूनान को कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, यूनान को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 नंबर है, और वह है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का जो है मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए में है तुर्की को, ऑप्शन बी में मिस्र को, और ऑप्शन सी में यूनान को, और ऑप्शन डी में पोलैंड को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 नंबर है, और वह है कि 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है तुर्की, और ऑप्शन डी में है इंग्लैंड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यूनान का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में है हैदर अली, ऑप्शन बी में है टीपू सुल्तान, और ऑप्शन सी में है सफदरगंज, और ऑप्शन डी में आपका शिवाजी। ये जो है यूरोपीय राष्ट्रवाद को जो प्रभावित होकर और भारतीय जो है शासक जो जैकोबिन क्लब की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक था। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर का शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था, और जैकोबिन क्लब की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था, ये जो था टीपू सुल्तान ही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 नंबर है, और वह है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए में है कवि, ऑप्शन बी में नाट्यकार, और ऑप्शन सी में संगीतज्ञ, और ऑप्शन डी में कूटनीतिज्ञ। तो ये बिस्मार्क जो था आपका वह कूटनीतिज्ञ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 नंबर है, और वह है कि बिस्मार्क पारसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था? यानी बिस्मार्क जो था वह पारसा का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कब बना? ए में आपका 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1862 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में 1863 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1865 ईस्वी में। तो ये जो बिस्मार्क जो था वह पारसा का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री जो बना था वह 1862 में बना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 नंबर है, और वह है कि बिस्मार्क किस विद्वान की बिस्मार्क जो है किस विद्वान की जो है विचारधारा से क्या था प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए में है रूसो से, ऑप्शन बी में हिगेल से, और ऑप्शन सी में अस्डर्ट से, और ऑप्शन डी में जैकब से। तो ये बिस्मार्क जो था वह कौन से विद्वान व्यक्ति से प्रभावित हुआ था? तो वह हिगेल से हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी हिगेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 25 है, और वह है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए में 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1820 ईस्वी में, और आपका ऑप्शन सी में 1818 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1848 ईस्वी में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, और इसकी मेजबानी जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है,
और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मतलब इसको कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेटरनिख था। याद रखिएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था और वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वह मेटरनिख था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 है और वह है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए में इटली, ऑप्शन बी में पारसा और ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी में यूनान। तो विलियम प्रथम जो था वो पारसा का शासक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है और वह है कि नेपोलियन कोड में कितने कुल कोड थे? एक नेपोलियन कोड होता है, उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें कितने कोड थे, तो उसमें जो कोड की संख्या थी वह 5 थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 29 है और वह है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन ए में ट्रांसपेंडेंट संघ, ऑप्शन बी में सीसेल पाइन संघ और ऑप्शन सी में राइन संघ और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ये जो था नेपोलियन जो था वह संघ का स्थापना किया था, वह राइन संघ का स्थापना किया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। राइन संघ का स्थापना जो है नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है 30 है और वह है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आपका ऑप्शन ए में 1801 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1791 ईस्वी में और ऑप्शन सी में 1789 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है और वह है कि मेटरनिख क्या था? ऑप्शन ए में घोर प्रतिक्रियावादी था, ऑप्शन बी में घोर सम्मतवादी था, ऑप्शन सी में तानाशाह था और ऑप्शन डी में प्रजातांत्रिक था। ये मेटरनिख जो था वो आपका घोर प्रतिक्रियावादी था, जो कि वियना सम्मेलन का क्या था? अध्यक्ष था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, घोर प्रतिक्रियावादी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 32 है और वह है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन ए में 1847 ईस्वी में और ऑप्शन बी में आपका 1848 ईस्वी में और ऑप्शन सी में 1849 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका 1850 ईस्वी में। ऑप्शन डी में है 1850 ईस्वी में, 1850 में। ये जो मेटरनिख का जो पतन हुआ था वह 1848 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 1848। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है और वह है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वो कौन था? आपका ऑप्शन ए में रूस का जार था, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन सी में फ्रांस का सम्राट था और ऑप्शन डी में पारसा का चांसलर था। तो मेटरनिख जो था वो क्या था आपका? वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये जो था घोर प्रतिक्रियावादी भी था और वियना सम्मेलन का जो था अध्यक्ष भी था। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि मेटरनिख क्या था? आपका ऑस्ट्रिया के क्या थे? चांसलर था, प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 हुआ है कि मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? ऑप्शन ए में है यंग यूरोप, ऑप्शन बी में क्रांति सेना और ऑप्शन सी में आपका विक्ट्रीन और ऑप्शन डी में आपका यंग इटली। तो ये जो था आपका 1834 में जो मेजनी ने स्थापना किया था वह यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था 1834 में। यदि आपसे पूछा जाए कि मेजनी ने 1831 में कौन सी संस्था की स्थापना की थी तो यंग इटली, 1821 में यंग इटली और 1834 में आपसे पूछा जाएगा तो यंग यूरोप, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यंग यूरोप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है और वह है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन ए में लाल सेना से, ऑप्शन बी में कार्बोनारी से और ऑप्शन सी में फिलिक हेटोरिया से और ऑप्शन डी में डाइट से, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 22 में पूछा गया है और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी बीबीए क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये इसका जो संबंध था वह कार्बोनारी से था, कार्बोनारी एक संगठन था, उसे इनका जो था संबंध था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बोनारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 है और वह है कि जालबेराइन जो थी एक संस्था थी, वो किस चीज की संस्था थी? आपका ऑप्शन ए में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में है व्यापारियों की और ऑप्शन सी में विद्वानों की और ऑप्शन डी में है
पादरी समांतो की। ये जो थी जालबेराइन जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी जो पारसा राज्य द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जालबेराइन संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पारसा द्वारा किया गया था। और ये जो था आपका व्यापारियों की एक संस्था थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है, और वह है कि जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए में है पारसा ने, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी में है सैंड्रिया ने, और ऑप्शन डी में नेपोल्स ने। तो जालबेराइन की स्थापना करने वाला जो राज्य था वह था पारसा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पारसा। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वह पूछा जा रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में है बुडापेस्ट, ऑप्शन बी में है रोम, और ऑप्शन सी में है पेरिस, और ऑप्शन डी में है मॉस्को। ये जो था हंगरी की राजधानी जो था आपका बुडापेस्ट था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हंगरी का जो राजधानी था वह बुडापेस्ट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 39 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? यानी हंगरी का जो था वह लैंग्वेज क्या था? आप हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में फ्रेंच, ऑप्शन बी में पोलिश, और ऑप्शन सी में म्यांमार, और ऑप्शन डी में इतालवी। ये जो था हंगरी के जो भाषा था वो म्यांमार था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, म्यांमार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 नंबर है, और वह है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो था किसने किया था? ऑप्शन ए में नेपोलियन, ऑप्शन बी में केसूथ, और ऑप्शन सी में मेटरनिख, और ऑप्शन डी में गैरिबाल्दी। ये जो था आपका हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वह था आपका केसूथ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी केसूथ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 नंबर है, और वह है कि हैनोई समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है, और वह पूछा जा रहा है कि हैनोई समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए में है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1943 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में 1944 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका 1946 में। ये जो हुआ था हैनोई समझौता जो हुआ था वह 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। हैनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, जो कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 1946 यानी डी होगा। यहाँ पे जो है डेट इसका जो है एक्चुअल हुआ 6 मार्च 1946 को हुआ था, जो कि यहाँ पर जो है तारीख नहीं दिया गया, लेकिन आपका सन केवल दिया गया, इसे याद रखिएगा। नहीं समझौता कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 नंबर है, और वह है कि सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? आपका ऑप्शन ए में पारसा की, और ऑप्शन बी में आपका सार्डिनिया की, और ऑप्शन सी में नेपोल्स की, और ऑप्शन डी में आपका ऑस्ट्रिया की। ये सेडोवा का जो युद्ध हुआ था, सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वह 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सेडोवा की युद्ध 1866 में हुआ था। और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो वह ऑस्ट्रिया और पारसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया क्या हुआ? पराजित हुआ, यानी हारा, और पारसा जो हुआ वह विजयी हुआ, अर्थात वह जीता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई? तो वह जो हुआ था ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका नंबर जो है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, वह है कि सेडोवा के युद्ध किन के मध्य हुआ था? यानी सेडोवा के युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो 2 देशों के बीच हुआ था। कौन कौन देश थे? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है रोम और इटली, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रिया और पारसा, और ऑप्शन सी में भारत पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में आपका चीन म्यांमार। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया और पारसा के बीच हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी ऑस्ट्रिया और पारसा जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, और वह है कि सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये सीडोन का जो युद्ध हुआ था आपका 1870 ईस्वी को हुआ था, 1870 ईस्वी को हुआ था। और यह किन किन देशों के बीच हुआ था? तो पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सेडोवा के युद्ध यदि आपसे पूछा जाएगा तो वह पारसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि सीडोन का युद्ध जो हुआ था किन किन देशों के बीच हुआ था? ये सीडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था, और ये पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें पारसा जीता और फ्रांस क्या हुआ? पराजित हुआ। आप यहाँ पर दिया गया आपका ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया और पारसा, ऑप्शन बी में आपका पारसा और डेनमार्क, और ऑप्शन सी में पारसा और फ्रांस। तो ये पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ। आपका ऑप्शन ए में है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1848 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में 1871 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1870 में। ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वह 1871 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ आपका 1871 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा 1871। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46 और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 46 और वह है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014, 2016 और 2022 में पूछा गया। आपका ऑप्शन ए में दिया गया लुई XVIII, ऑप्शन बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी में है नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था वो आपका था नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया था? तो 1806 में किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में जो है वह आपका जो है राइन राज्य का निर्माण किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 और वह है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यानी यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें कौन सा देश पराजित हुआ था। ऑप्शन ए में रूस की, ऑप्शन बी में फ्रांस की, ऑप्शन सी में यूनान की, और ऑप्शन डी में तुर्की की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो हुई थी पराजय वह तुर्की की हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा तुर्की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 है और वह है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए में 1840 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में 1845 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में 1853-54 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1856 ईस्वी में। ये जो हुआ था क्रीमिया के युद्ध जो हुआ था आपका 1853 से लेकर 1854 ईस्वी तक ये चला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1853 से लेकर 1854 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी, यानी कार्बोनारी जो था इसकी स्थापना कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए में है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1805 में, और ऑप्शन सी में 1808 में, और ऑप्शन डी में 1810 ईस्वी में। तो कार्बोनारी का जो स्थापना हुआ था वो 1810 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 50 है, और वह है कि काउंट कपूर को जो है विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में है फ्रांस में जो है राजदूत, और ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में गृह मंत्री, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में पूछा गया है। तो काउंट कपूर ने जो है विक्टर एमुलियन को जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 51 नंबर है, और वह है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए में धर्म सुधार आंदोलन से, ऑप्शन बी में फ्रांस की क्रांति से, और ऑप्शन सी में पुनर्जागरण से, और ऑप्शन डी में गौरवपूर्ण क्रांति से। तो ये जो है आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो है वह जो है अवधारणा जो है अवधारणा का जो जन्म है वह फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, यानी जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी उसी समय से जो था फ्रांस का जो है वह राष्ट्रवाद का विकास प्रसार जो सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रांस की क्रांति से जो है वह राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो है जन्म माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 52 है वह है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, जो कि 2011 के कंपार्टमेंटल 17 में पूछा गया और 20 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है मेजिनी, ऑप्शन बी में हिटलर, ऑप्शन सी में बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में विलियम प्रथम। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करने वाला जो व्यक्ति था वह आप था बिस्मार्क, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बिस्मार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53 है, और वह है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 नंबर है, और वह है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी में मेजिनी ने, और ऑप्शन सी में काबूर ने, और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन करने वाला जो व्यक्ति था वह था गैरिबाल्डी। ये 10,000 स्वयंसेवकों का क्या बनाई थी, एक लाल कुर्ती सेना बनाई थी। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा गैरिबाल्डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि फैक्टफर्ड की संधि कब हुई। आपका ऑप्शन ए में 1863 में, ऑप्शन बी में 1864 में, और ऑप्शन सी में 1871 में, ऑप्शन डी में आपका 1872 में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 और 2021 के एनुअल एग्जाम में
पूछा गया है। तो ये फैक्ट 4 की संधि जो हुई थी वह 10 मई 1871 को हुई थी, 10 मई 1871 को, 10 मई 1871 को हुई थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 1871 होगा। यहाँ पे जो है डेट नहीं दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्ट 4 की जो संधि हुई थी 10 मई 1871 को हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है और वह है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1923 ईस्वी में। तो ये वर्साई की जो संधि हुई थी वह 1919 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 नंबर है और वह पूछा जा रहा है कि मारियन किस देश का जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है? प्रतीक का मतलब होता है चीन। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है आपका जर्मनी, ऑप्शन डी में है इटली, सॉरी ऑप्शन सी में आपका है इटली, और ऑप्शन डी में है रूस। तो मारियन जो था वह फ्रांस देश का जो है राष्ट्रवाद का क्या माना जाता था? प्रतीक माना जाता था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 नंबर है और वह है कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए जो है यूनान में ही जो थे शहीद हो गए थे? आपका ऑप्शन ए में है शेक्सपियर, ऑप्शन बी में है लॉर्ड बायरन, ऑप्शन सी में है मिल्टन, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ये जो था यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए जो कवि वो जो थे यूनान में शहीद हुए थे वो लॉर्ड बायरन हुए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 58 हुआ है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में है सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, और ऑप्शन सी में है जमींदार, और ऑप्शन डी में है नाविक। ये जो था गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 12 के कंपार्टमेंटल, 14 के एनुअल और 2019 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 नंबर है और वह है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी में इटली में, और ऑप्शन सी में जर्मनी में, और ऑप्शन डी में इंग्लैंड में। तो ये जो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 60 नंबर है और वह पूछा जा रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ये जो है क्वेश्चन जो है आपका जो चैप्टर 2 है साम्यवाद और समाजवाद उसमें से दिया गया है, इसका जो है आंसर बता रहे हैं और उसका जो है आपका इंपोर्टेंस पॉइंट कराया जाएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, यानी इसकी रचना कौन करने वाले व्यक्ति है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है लियो टॉलस्टॉय, और ऑप्शन सी में है दोस्तोयेव्स्की, और ऑप्शन डी में एंजेलस। ये जो वार एंड पीस की रचना करने वाले जो व्यक्ति है वो लियो टॉलस्टॉय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 61 नंबर है और वह है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए में क्रीमिया की युद्ध, ऑप्शन बी में आपका सेडवा के युद्ध, और ऑप्शन सी में पर्सा डेनमार्क युद्ध, और ऑप्शन डी में आपका सेडोन का युद्ध। ये जो हुआ था आपका जो है वह जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो सीडोन के युद्ध के बाद हुआ था, यानी सीडोन के युद्ध के पश्चात हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सीडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था वह पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 62 नंबर है और वह है पूछा जा रहा है आपसे कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण जो हुआ वो पूरा हुआ? ऑप्शन ए में सेडवा के युद्ध, ऑप्शन बी में सीडोन का युद्ध, और ऑप्शन सी में क्रीमिया के युद्ध, और ऑप्शन डी में पर्सा डेनमार्क युद्ध। ये जो है आपका इटली का एकीकरण जो हुआ वह सीडोन के युद्ध के जो हुआ था बाद हुआ था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 63 नंबर है और वह है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी में है गेस्टिन की संधि, और ऑप्शन सी में है डेनमार्क की संधि, और ऑप्शन डी में है प्राग की संधि। तो ये जो हुआ आपका जो है जर्मनी के एकीकरण जो हुआ वह फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा क्या हुआ था? पूरा हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है और वह है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्यों हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? जो फ्रांस जब छींकता है तो क्या होता है? बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? ऑप्शन ए में आपका नेपोलियन, ऑप्शन बी में है हिटलर, ऑप्शन सी में है मेटरनिक, और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी।
तो ये जो कहने वाले व्यक्ति जो थे वो मेटरनिक थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका मेटरनिक होगा। यानी जो है फ्रांस जब छिपता है तो वो क्या होता है, बाकी यूरोप का क्या होता है, सर्दी और जुकाम होता है, वो मेटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 65 है, और वह पूछा जा रहा है आपसे कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर जो है इटली की समस्या को जो है संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। ऑप्शन ए में है काउंट कपूर, ऑप्शन बी में आपका गैरिबाल्डी, और ऑप्शन सी में है मेजनी, और ऑप्शन डी में आपका विक्टर एमुलियन। ये जो था कूटनीति के अपने बल पर जो है वह विक्टर एमुलियन जो था वह जो है पूरे यूरोप की जो है समस्या बना दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विक्टर एमुलियन होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 है, और वह है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यानी कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए में सीडोन का युद्ध, ऑप्शन बी में सेडवा का युद्ध, ऑप्शन सी में साइडाइन का युद्ध, और ऑप्शन डी में फैक्टफोर्ड। ये फैक्टफोर्ड की संधि हुई थी, फैक्टफोर्ड का युद्ध नहीं हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो सीडोन का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 67 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 67 है, और वह पूछा जा रहा है कि 1829 की ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि जो है किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए में तुर्की और रूस, ऑप्शन बी में तुर्की और ब्रिटेन, ऑप्शन सी में तुर्की और पोलैंड, और ऑप्शन डी में तुर्की और मिस्र। ये जो हुआ आपका यह 1829 में जो एड्रियानोपोल की संधि हुई थी वह तुर्की और रूस के बीच हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 68 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता हुआ वह किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए में सीन सभ्यता या समझौता, ऑप्शन बी में आपका कैंटोन, और ऑप्शन सी में हो ची मिन्ह, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ये जो हुआ आपका मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था वह क्या हुआ था, वह होनोई समझौता हुआ था। होनोई समझौता मार्च 1946 में जो हुआ था होनोई समझौता हुआ था, जो कि ये जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका वो आपका 69 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 69 है वह पूछा जा रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस शासक का जो है शासन जो है स्थापित हुआ। यानी 1830 के जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है फ्रांस में किस शासक की जो है स्थापना हुई थी, किस शासन का। ऑप्शन ए में संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी में संवैधानिक राजतंत्र, और ऑप्शन सी में निरंकुश राजतंत्र, और ऑप्शन डी में गणराज्य। तो ये जो है 1830 की क्रांति जब हुई उसके बाद जो है फ्रांस में जो है शासन जो है स्थापित हुआ वह सौधांत्रिक राजतंत्र का जो है स्थापित हुआ। आपका इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सौधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 70 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 70 है और वह पूछा जा रहा है आपसे कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ था। ऑप्शन ए में साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और ऑप्शन सी में फांसीवादी नाजीवादी शासन, और ऑप्शन डी में पूंजीवादी शासन। तो ये जो है आर्थिक संकट के कारण जो है वह जो है यूरोप में जो है नई शासन का जो उदय हुआ या स्थापना हुआ वह हुआ फांसीवादी नाजीवादी शासन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग करेंगे 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उसको करने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है और वह पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो पूछा गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में जो संधि हुई थी वो फैक्टफोर्ड की संधि हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का जो शासन स्थापित हुआ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सौधांत्रिक राजतंत्र की जो है स्थापना हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा नंबर है यानी 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए में काउंट कपूर, ऑप्शन बी में बिस्मार्क, ऑप्शन सी में गैरिबाल्डी, और ऑप्शन डी में मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वह बिस्मार्क था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 नंबर है और वह पूछा जा रहा है कि
फैक्टफॉर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फैक्टफॉर की संधि जो हुई थी 10 मई 1871 को हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका जो है संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, ऑप्शन बी में है मेजनी, और ऑप्शन सी में है काबूल, और ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में जो था वो किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 नंबर है, सॉरी 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो कौन देश था? तो वो जो था आपका ऑस्ट्रिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑस्ट्रिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 नंबर है, और वह आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गैरिबाल्डी, और ऑप्शन सी में है लेनिन, और ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। ये जो है जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख जो है वास्तुकार था वह था बिस्मार्क, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका यानी 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ कि फैक्टफॉर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? यानी फैक्टफॉर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 10 मई 1871 की हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 नंबर है, और वह है कि काउंट कपूर को जो है विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि रफ्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रफ्त और लॉ की नीति का अवलंबन करने वाला जो व्यक्ति था वह बिस्मार्क था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 11 नंबर है, और वह है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, और वह है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मेजनी था। कब किया था? 1834 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेजनी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर है, और वह है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है, और वह है कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो पूर्ण हुआ था? तो वह आज सीडोन के युद्ध 1870 में जो हुआ था, इसके पश्चात जो है आपका वह जर्मनी के एकीकरण का पूर्ण हुआ था। तो ये जो है सीडोन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, और वह पूछा जा रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, नाविक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह पूछा जा रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, और वह पूछा जा रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में पारसा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ वह सीडोन में हुआ था, सीडोन में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में गैरिबाल्डी, और ऑप्शन सी में काउंट कपूर, ऑप्शन डी में। तो इटली के एकीकरण कराने में जो है मेजनी, कपूर और गैरिबाल्डी तीनों के योगदान था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, और वह है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 नंबर है, और वह है कि जालबरीन संबंधित था। जालबरीन क्या था? तो एक व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह व्यापारियों से जो था इसका संबंध था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 नंबर है, और वह है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? तो ये जेनेवा संधि जो हुआ था, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके दूसरा चैप्टर है, यानी साम्यवाद और समाजवाद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चैप्टर में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं, और जब दूसरा चैप्टर आपको कराया जाएगा तो उसमें भी बताया जाएगा। जेनेवा संधि कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1954 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट उठाकर पूछा जाएगा।
तो ये जो है हम लोगों ने जो है चैप्टर से जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, और ये प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है और वो 21 पूछा गया है। इतने क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर रहे हैं तो इस चैप्टर पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आपको पढ़ने की जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप स्मैश कीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।